की जीत होती है। ये क्वेश्चन किसने किया, नहीं किया? हाँ किया था, आंसर आया था। मैं एक बार करवा दूं। ठीक, यहां से क्या देख रहे हैं? फाइंड द मैक्सिमम एंगल, फाइंड द एंगल, फाइंड एंगल फॉर मैक्सिमम रेंज। आप एंगल बताओ जिसके लिए रेंज क्या हो, मैक्सिमम। समझ आ रही बात? तो आपको ये पता है कि मैक्स रेंज जो है एंगल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। रेंज है डिपेंडेंट वेरिएबल, एंगल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हाँ या ना? ठीक, तो अब मेरे को वो एंगल बताना है जिसके ऊपर रेंज क्या हो, मैक्सिमम हो। मतलब मेरे को पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बताना है। क्या बताना है? व्हाट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इज द इज दैट वैल्यू ऑफ एक्स जिसके ऊपर वाई की क्या आती है, मैक्सिमम वैल्यू आती है। वाई की क्या आती है? या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इज दैट वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसके ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, मेरा मैक्सिमम होता है। क्या होता है? मैक्सिमम। तो ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये मेरा मैक्सिमम जो होगा, आर जो होगा मेरा मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होगा थीटा की किसी वैल्यू पे, थीटा की किसी वैल्यू पे, है ना? और थीटा की उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या यहां तक बात क्लियर है? अंजलि क्लियर है? स्माइल कर। ठीक, डन। सही में आ रहा है? पक्का? डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल समझते हो तुम लोग, है ना? तुम्हारे को यही पता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल कभी ना कभी मैक्सिमम होगा, कभी ना कभी वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी और वो उसकी क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तो तब आएगी जब मैं कोई पॉइंट डालूंगा और जिस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, जिस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आती है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमम। बात क्लियर है क्या? ओके जी, तो चलो क्वेश्चन करें। ठीक है, और बेटा तुम्हारे को इन सब चीज़ों से क्या होना पड़ेगा, कंफर्टेबल होना पड़ेगा। अगर तुम कंफर्टेबल नहीं होगे तो तुम्हें लगता है कुछ होगा, तो कभी भी तुम एक्सेल नहीं कर पाओगे। समझ आ गई बात? चलो लिखें। मैं निकाल रहा हूं डी आर बाई डी थीटा, क्योंकि जो आर की वैल्यू है वो इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। तो बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, यू भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे। जी तो एक्सेलरेशन ग्रेविटी ड्यू टू ग्रेविटी है। डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा, यहाँ पे बाहर साइन है अंदर थीटा है, बाहर साइन है अंदर थीटा है। दिवस से समझ में आ रहा है बेटा? तो यू स्केयर बटा जी, पहले तो मैं कर देता हूँ डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा, फिर मैं क्या कर देता हूँ डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा, है ना? तो मेरा डी आर बाई डी थीटा आ जाता है। तो डी आर बाई डी थीटा कितना आ गया बेटा? अच्छा यहाँ पे टू थीटा था ना, कितना था? टू थीटा था ना, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे कितना था? अरे बाहर तो जाएगा बेटा, पर मुझे थोड़ा सा लिख लेने दे। साइन टू थीटा डी बाई डी थीटा ऑफ टू थीटा। क्लियर हुआ क्या बच्चे? क्लियर? अब देखो क्या करना है हमने। तो डी आर बाई डी थीटा मेरा आ रहा है साइन थीटा, अच्छा यू स्केयर बाई जी, साइन थीटा की डिफरेंशिएशन होती है कॉस थीटा, तो मैं लिखा कॉस, ये पूरा पूरा थीटा है, और डी थीटा बाई डी टू थीटा, यहाँ पे टू बाहर आ जाएगा, टू क्या आ जाएगा बाहर, और डी थीटा बाई डी थीटा 1 हो जाएगा, हाँ है ना? क्या यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब ये अपनी मैक्सिमम जो आर है, अपनी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पे उसका डी आर बाई डी थीटा 0 होगा फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट का क्या होते हैं? क्रिटिकल पॉइंट थीटा की वो वैल्यूज होंगी जो या तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होंगी या तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होंगी, हाँ है ना? तो उसको निकालने के लिए हमको डी आर बाई डी थीटा को करना पड़ता है बेटा 0। हम वैल्यू किसकी निकालने जा रहे हैं? थीटा की वैल्यू किसकी निकालने जा रहे हैं? थीटा की वैल्यू निकालने जा रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, ठीक है? तो यू स्केयर बाई जी कॉस टू थीटा इंटू टू इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से आके हो गया 0, कॉस टू थीटा इज इक्वल्स टू 0, सब 0 हो गया, सब क्या हो गया 0। ये इधर हो गया, इधर हो गया, ये भी उधर हो गया, हाँ है ना? कॉस टू थीटा, कॉस थीटा 0 कहाँ पे होता है? सिर्फ एक एंगल की बात करें 90 पे, कहाँ पे बात करें? 90 पे। वैसे मैं जनरल की बात नहीं कर रहा हूँ, हमने ट्रिग्नोमेट्री करी है, हमारे को पता है कॉस जो है बहुत सारी वैल्यूज, इनफाइनाइट वैल्यूज पे 0 होता है, ठीक? लेकिन जब मैं प्रोजेक्टाइल करता हूँ, जब मैं फेंकता हूँ, मेरा एंगल ज़्यादा से ज़्यादा 180 बन सकता है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ है ना? उससे ज़्यादा नहीं, 90 से 90 का ही बनेगा यार, इससे ज़्यादा मैं यहाँ पे फेंकूंगा,
या तो मैं उधर फेंका उधर 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 उधर, हाँ है ना, तो मेरा ये ही एंगल बनेगा। अगर मैं इधर फेंक रहा हूँ तो मेरा ये बन गया ना सारा का सारा, समझ आ रही बात। तो एंगल जो है 0 से लेके 90 का ही बनता है जब हम क्या कर रहे होते हैं, जब हम क्या कर रहे होते हैं, कुछ प्रोजेक्टाइल कर रहे होते हैं। डन, क्लियर है मेरी बात, ठीक। तो यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू 0 से लेके 90 तक कहाँ पे 0 होती है, π/2 पे कहाँ पे 0 होती है। तो मेरा यहाँ पे सीधा सीधा लिख लो cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos π/2, और यहाँ से 2 थीटा इज इक्वल्स टू π/2, अंजलि पैर नहीं, थीटा इज इक्वल्स टू π/4, मिल गया। ये जो वैल्यू है ये कौन सी वैल्यू है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। यहाँ पे cos थीटा के इस एंगल पे जो हमारी वैल्यू मिलेगी, थीटा के इस एंगल पे जो हमारी वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, थीटा के इस एंगल पे जो हमारे को रेंज की वैल्यू मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी, क्या मिलेगी, मैक्सिमम। बट अगर आप श्योर होना चाहते हो कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, वैसे तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही है, बट अगर आप श्योर होना चाहते हो कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि नहीं है, हम dr/d थीटा का एक और बारी डिफरेंशिएशन करेंगे, और अगर वो नेगेटिव आ गया तो वो क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही है, हाँ है ना। सारों को याद है कि नहीं याद है, याद है। और याद हो तो हमेशा 2 साल तक ये पूरा याद रहना चाहिए, स्टेप्स जो भी हम कर रहे हैं। मैं कंफर्म करके बता देता हूँ आपको, आप dr/d थीटा का दोबारा से एक बार डिफरेंशिएशन करो, करके देखो जरा, आपका आंसर नेगेटिव आना चाहिए। आप इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो दोबारा से, u² g cos 2 थीटा इंटू 2, तो सीधा सीधा क्या आ गया बाहर, 2u² g बाहर आ गया। आराम से, तुम्हारे को खुद ही पता है भाई कि ये बस इसकी डिफरेंशिएशन होएगी, है ना। तो यहाँ से 2u² g cos की डिफरेंशिएशन और 2 थीटा की डिफरेंशिएशन, d/d थीटा ऑफ cos 2 थीटा d/d थीटा ऑफ 2 थीटा। तो यहाँ से 2u² g माइनस साइन 2 थीटा आ गया, क्या आ गया, और ये आ गया 2, ये आ गया 2। क्या ये वैल्यू नेगेटिव आ गई, क्योंकि 0 से लेके ये देखो, ये तो पॉजिटिव रहेगा हमेशा, 2 भी पॉजिटिव है। साइन 2 थीटा की वैल्यू 0 से लेके 90 तक पॉजिटिव होती है, तुम्हारे को तो वैल्यू याद भी है 0 से लेके 90 तक की, हाँ है ना। कभी भी वैल्यू नेगेटिव, तो ये नंबर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, ठीक है। अगर तो हम क्या कह सकते हैं, d² r/d थीटा स्क्वायर इज नेगेटिव, ठीक है। तो हमारा ये क्या आ गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अच्छा, कैसे नेगेटिव है, पहले इतना लिख लिया तुम लोगों ने, मैं तुम्हारे को एग्जैक्ट दिखा दूं एक बार कैसे नेगेटिव है। देखिए, थोड़ा सा देखिए, अगर तुम्हारे को याद हो तो अब हम ये वैल्यू डाल के देखेंगे। थीटा की ये वैल्यू आई थी ना, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो सकता है, पॉइंट ऑफ, तो यहाँ पे थीटा की जब ये डाल के देखेंगे कि हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा है या हमारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है। तो मैं डाल के देखता हूँ, d², एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, है ना, ताकि थोड़ा सा ये पहले तो ऐसे हो जाए, और इसको थोड़ा सा ऐसे छोटा कर देता हूँ, हम यहाँ पे नीचे लिख लेंगे। देखें, d² r/d थीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2u² g माइनस साइन 2 इंटू π/4 इंटू 2 साइन ये कितना हो गया, π/2, ये 1 होता है, कितना साइन 90 हो गया ना, साइन 90 1 होता है। तो 2u² g इंटू -2, मतलब d² r/d थीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4u² g। अब देख लो भाई, ये नेगेटिव वैल्यू, ये क्या वैल्यू है, u² कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, g भी पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव है पूरा का पूरा, तो ये वैल्यू है, ठीक है। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू π/4 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और आप ये बात हमेशा याद रखोगे, क्या रखोगे, याद रखोगे कि कभी भी आप ज़मीन से 45 डिग्री के एंगल पे फेंकोगे, ठीक है, तो आपका जो भी बॉल है वो सबसे ज़्यादा क्या जाएगी, दूर जाएगी। जो भी आपका प्रोजेक्टाइल है वो सबसे ज़्यादा क्या जाएगा, दूर जाएगा। बात समझ में आई? ओके, लिखो इसे। तो देखो बेटा, तुम्हारे को पता है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। मैथ्स में हर एक फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन होता है, हर एक फंक्शन का
इन्वर्स फंक्शन होता है। जैसे कि प्लस का क्या होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई का क्या होता है, डिवाइड होता है। समझ आएगी बात? प्लस करने के बाद वैल्यू बदल जाती है, उस वैल्यू से कुछ माइनस करो, उस वैल्यू से कुछ माइनस करो तो हमारी ओरिजिनल वैल्यू वापस आ जाती है। ओरिजिनल वैल्यू क्या आ जाती है, मल्टीप्लाई करके वैल्यू बढ़ जाती है, फिर हम किसी वैल्यू से डिवाइड करें तो ओरिजिनल वैल्यू वापस आ जाती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखो 2 है, मैं इस 2 की बात कर रहा हूँ, अगर मैं 2 में कुछ ऐड करता हूँ, 2 में मैं कुछ ऐड करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आ जाता है, 3। ये वैल्यू बदल गई क्या? अब इसी 3 में मैं कुछ माइनस कर दूंगा तो मेरे दोबारा ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी, दोबारा ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। कितना समझ में आ रहा है? डन। मल्टी, अब ये 2 है मेरा, मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 6 से तो वैल्यू बदल जाती है। ठीक, अब इसी वैल्यू को मैं किसी से डिवाइड करता हूँ तो दोबारा से ओरिजिनल वैल्यू आ जाती है। ठीक, तो प्लस का इन्वर्स फंक्शन होता है माइनस, मल्टीप्लाई का इन्वर्स फंक्शन होता है डिवाइड, और डिफरेंशिएशन का इन्वर्स फंक्शन होता है इंटीग्रेशन। बात समझ में आ रही है? ओके, देखें जैसे देखो, अब मैं बोलता हूं y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर या फिर x क्यूब मान, मैंने y को x क्यूब माना। अगर मैं इसका dy बाई dx निकालता हूं तो मेरा आता है 3x स्क्वायर। है ना, आया? ये वैल्यू बदल गई, ये वैल्यू क्या हो गई, y पहले ये था, अब ये कुछ करने के बाद आंसर ये आ गया। जैसे आप प्लस माइनस कर रहे थे तो आंसर बदल कुछ आ रहा था ना, तो मैंने कुछ किया, डिफरेंशिएशन किया, मेरा आंसर ये आ गया। अब कोई ना कोई फंक्शन होगा जो मेरे को ओरिजिनल वैल्यू वापस दे दे y की है, तो हम क्या करते हैं, अब dy इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर dx। बात समझ में क्या? अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ बेटा यहाँ से, तो ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कट जाते हैं। अभी मैं सिखा नहीं रहा हूँ तुम्हारे को, बस मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ कि ये उसका इन्वर्स फंक्शन होता है 3x क्यूब बटा 3y। तो y का आंसर क्या आ गया बेटा, x क्यूब। कितना सही? सही। निकालेंगे कैसे, ये वो कैसे करेंगे वो मैं समझाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आगे अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखना, अगर मैं y को लिख देता हूं बेटा x क्यूब प्लस 3, तो यहां से अगर मैं dy बाई dx करता हूं इसका, तो तुम्हारे को dy बाई dx करना आता होगा, 3x स्क्वायर आएगा, 3x स्क्वायर आएगा। डन। तो यहां से अगर मैं y की ओरिजिनल वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूं तो 3x स्क्वायर dx आया, और यहां से अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं बेटा तो मेरा आया y, और यहाँ पे 3, यहाँ पे आया x क्यूब, और यहाँ पे आया 3, यहाँ पे भी मेरा x क्यूब ही आया, यहाँ पे मेरा क्या आया, आना क्या चाहिए था, x क्यूब प्लस 6, पर आया क्या, x क्यूब। यहाँ पे भी x क्यूब था, ठीक है, और ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों का मतलब इस केस में तो सेम आंसर आ गया, इस केस में सेम आंसर नहीं आया। तो जब भी हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होगा, मतलब कि यहाँ पे कुछ लिमिट्स नहीं डाली होंगी, अपर वैल्यू लोअर वैल्यू नहीं डाली होंगी, तब आपका हमेशा जो इंटीग्रेशन का आंसर आएगा उसके साथ आप प्लस सी लगाओगे। प्लस क्या लगाओगे, सी कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, सी कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे समझ आएगी बात, यहाँ पे उस सी की वैल्यू 0 हो गई बेटा, और यहाँ पे उस सी की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई बेटा। कितना क्लियर, बहुत क्लियर। ओके, इसे नोट करो। चलो यहाँ पे देखो, तो यहाँ तक तुम्हारे को समझ में आया। अब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का तुम्हारे को ये तो पता लग गया, दोनों एक दूसरे के होते हैं इनवर्स फंक्शन। अगर मैं सीधा सीधा बताऊँ, सीधा सीधा नहीं, मैं सीधा सीधा ही बता रहा हूँ, मैं तुम्हारे को बहुत बहुत सीधा सीधा बता रहा हूँ। यार बार बार मेरे साथ ऐसा ही करता है, ये बार बार ऐसा करता है मेरे साथ, पता नहीं क्या चाहिए इसको, खेलता रहता मेरे साथ। अच्छा देख, डिफरेंशिएशन क्या बताता है, ठीक है, डिफरेंशिएशन बताता है हाउ अ थिंग इज चेंजिंग, कोई चीज कैसे बदल रही है ना। डी बाई डी एक्स करते हो आपको पता लग जाता है कि y जो है x के साथ साथ कितनी तेजी से बदल रहा है, वो बढ़ रहा है या वो घट रहा है। बढ़ रहा है तो वो तेजी से बढ़ रहा है या धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक, अगर मैं यहाँ पे दो बातें लिख देता हूँ, dy बाई डी एक्स की दो वैल्यू लिख देता हूँ, ये अंजलि का dy बाई डी एक्स है
और ये रूपनीत का dy बाई dx है। अगर मैंने इसकी वैल्यू 3 लिखी और इसकी वैल्यू मैंने 6 लिखी, ठीक, तो इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि भाई अगर मैं दोनों में x की वैल्यू थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा, जो रूपनीत की y की वैल्यू है वो 6 इंक्रीज करती है। कितनी इंक्रीज करती है? 6। समझ आएगी बात? और अंजलि की जो y की वैल्यू वो 3 इंक्रीज करती है। क्या इंक्रीज करती है? 3। मतलब दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अंजलि के केस में जो y की चेंज होने की रफ्तार है वो 3 है विद रिस्पेक्ट टू x, और रूप के केस में जो y की चेंज होने की रफ्तार है विद रिस्पेक्ट टू x वो कितनी है? 6 है। बात समझ में आ रही है क्या? तो इसमें भी चेंज आ रहा है और उसमें भी चेंज आ रहा है, बट रूपनीत वाले में चेंज ऐसे आ रहा है और अंजलि वाले में चेंज थोड़ा धीरे धीरे जा रहा है। समझेगी बात? मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ, प्यारी बच्ची ध्यान से देख, सो एंड दिस इज व्हाट? दिस इज एक्सिस। ये इसका dy बाई dx कम है, स्लोप कम है ना, मतलब इसके अंदर चेंजेस धीरे धीरे आ रहा है, उसमें समझ आई बात? करें आगे? ओके। ओ व्हाट, और इंटीग्रेशन क्या बताता है? इंटीग्रेशन वही बताता है कि भाई जो इंटीग्रेशन बताता है जो वैल्यू है, जो क्वांटिटी है, वो चेंज होने से पहले क्या थी। चेंज तो आया ना, चेंज होने से पहले वो ओरिजिनल क्वांटिटी क्या थी। ठीक है, ये हमारे को बताता है अबाउट ओरिजिनल क्वांटिटी बिफोर चेंज हैपेंड। क्या क्लियर है? डन। सो हमारे पास एक क्वेश्चन है और आपको ये क्या करने हैं, ये फॉर्मूले हैं, ये हमको याद करने हैं। मेरी बात सुनो, सीधा सीधा तुम्हारे को अगर डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद है तो तुम्हारे को याद हो जाएगा। ये 6 तो है ना, साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स। ठीक, तो कॉस एक्स का क्या हो जाएगा? साइन एक्स। क्योंकि वो इनवर्स फंक्शन है तो फॉर्मूले आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं पड़ेगी। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, टेन एक्स का सीकेंड स्क्वायर एक्स, सीकेंड स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स। हाँ है ना? समझ में आया कि नहीं आया? तेरे को क्लियर बेटा? ठीक, तो हमारे को याद करने में दिक्कत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये भी अच्छे से याद कर ले तो ये ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। ठीक, बट मैं आपको ये क्या था, ये भी वही फॉर्मूले हैं, ये भी वही फॉर्मूले हैं। ध्यान से देखिए जरा, साइन एक्स का कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स। अगर मैं अंजलि, आपने ये फॉर्मूले लिखे? नहीं लिखे। एक काम करें, लिखो एक चीज हाँ पहले ये लिख लो, ये बस डिफरेंशिएशन व ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले, उसके बाद मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ ये भी लिख लेना, ये बेसिक फॉर्मूला जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अच्छा नहीं पहले ये लिखो, तो लिखो, लिखते जाओ, मैं थोड़े से फॉर्मूले। क्या चाहिए तुझे? मार खानी है तुझे? हाँ क्या बेटा? मैं कुछ और चीजें लिख रहा हूँ, ठीक है? फट फट से लिखें। आमने सामने लिखना है ना, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा बच्चे, ठीक है? चलो समझ में आया क्या? ये फॉर्मूले याद करने हैं और मोस्ट ऑफ द गुड आफ्टरनून बच्चे, मोस्ट ऑफ द फॉर्मूले तो याद भी नहीं करने, बस याद ये आपको ये पता है log x का 1/x होता है, 1/x का क्या होता है? log x होता है, ठीक है? और ये x⁴n का nxn-1 होता है, यहाँ पे x⁴n का x⁴n+1/n+1 होता है। फॉर्मूला यहाँ पे भी वही है, उल्टा ही है, बट हमने उसको इस हिसाब से अरेंज किया है,
अब देखिए क्वेश्चन करें, इसके अंदर कोई चेन रूल नहीं है, आपको अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। डन। और ओके एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। चलो ठीक है, प्लीज़ ये भी उतार दो। चलो ये उतारो, सेम फॉर्मूले यहाँ पे कुछ रह गया, एक मिनट रुक जाओ। ए एक्स प्लस बी की पावर n dx का होगा ए एक्स प्लस बी, ये x है बेटा, n लग रहा है क्या? कोई बात नहीं, x समझो इसे n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। हाँ वो d के साथ, देख मेरा n ऐसे होता है, समझ आई बात? ये x है, कोई बात नहीं, अब आगे से मैं थोड़ा सा ध्यान रखूंगा। और ये रहा मेरा एक और 1 बाई ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ए एक्स प्लस बी बटा ए प्लस सी। नहीं लिखो ये दोनों फॉर्मूले में माइनर से चेंज, सेम फॉर्मूले ही है बट यहाँ पे ए एक्स प्लस बी लगाया हुआ है, समझ आई बात? आइए मैं तुम्हारे को एक चीज़ यहाँ पे करके दिखाता हूँ, पहले उतार दो फिर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब चलो मेरी बात सुनो, आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ और बाकी बाद में और भी क्वेश्चन करेंगे। जब भी आपको ऐसे अंजलि दिखा हुआ x की पावर 3 dx, तो आपने यहाँ पे देखा अगर x की पावर n होगा तो x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन हो जाएगा, हाँ है ना? तो आपने कर दिया यहाँ पे x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी, हाँ है ना? अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कभी भी आप x को देखो ना, इस x को देखो ना, तो आप इस x को हमेशा ऐसे देखो 1x प्लस 0, 1x प्लस 0 की पावर 3, समझ आएगी बात? तो ये क्या हो जाएगा आपका 1x प्लस 0 की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी, यही बना। आपको हमेशा ये ध्यान देना होता है, जो भी x के साथ है, यहाँ पे a भी लगाना बेटा, जो भी x के साथ होता है वो हमारा डिनोमिनेटर में आता है, x के साथ जो भी होगा, x का कोएफिशिएंट होगा वो हम डिनोमिनेटर में रखेंगे, अगर मैं ऐसे लिखूं 3x प्लस 5 की पावर 5, क्या ये पूरा x है? इसे ax प्लस b समझो, क्या समझो? या तो आप x समझो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपका ये आंसर आएगा 3x प्लस 5 की पावर 6 अपॉन 6, ठीक है? और यहाँ पे हमारा आ जाएगा इंटू 3, जो भी x के साथ है, जो भी किसके साथ है? x के साथ है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना तुम्हारा cos x लिखा हुआ है ना, cos x का क्या आंसर है? sin x, है ना? तो अगर ऐसे लिखा हो जाए cos 3x dx, इसका क्या आंसर होगा? sin 3x अपॉन 3, क्योंकि ये पूरा x ax है, ये पूरा क्या है? तो ये ax अपॉन a हो गया, ax अपॉन जो भी x के साथ है वो नीचे हम डिवाइड करते हैं, वो नीचे हम फॉर्मूले वही है, सारे के सारे फॉर्मूले अप्लाई कर करके हैबिट पड़ जाएगी, आदत हो जाएगी। किस किस को समझ में आ रहा है? अभी हम बहुत ही कम इंटीग्रेशन करेंगे, बहुत ही कम मतलब उतनी इंटीग्रेशन जितनी इंटीग्रेशन हमारे काम में आ जाएगी, मोस्ट ऑफ द इंटीग्रेशन हो जाएगी। देखो x की पावर 5 है तो क्या लिखूंगा मैं? x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन प्लस सी, हाँ है ना? x की पावर 6 बटा 6, अच्छा ये c तो लास्ट में लगाएंगे हमेशा, कोई चक्कर नहीं है। यहाँ बस है मैं उधर क्या करेंगे? और हाँ यहाँ पे भी सिंपल सी एक बात, x की कोई भी पावर होगी आप उसे न्यूमरेटर में लेके जाओगे, उसे न्यूमरेटर में ले, डिफरेंशिएशन में करते थे, यहाँ पे भी करेंगे, बट गलती से x की पावर अगर 1 हो ना डिनोमिनेटर में, तब मत लेके जाना। बस x की पावर क्या हो तब मत लेके जाना, क्योंकि x की पावर 1 का फॉर्मूला होता है log x, और अगर आप इसको ऊपर लेके जाके आप ये फॉर्मूला लगाने की कोशिश भी करोगे ना तो x की पावर 0 बटा 0 बन जाएगा, x की पावर 0 बटा मतलब नॉट डिफाइंड इनफाइनाइट हो जाएगा आपका सॉल्व, क्योंकि आपने गलती करी, आपने उसको जिसको ऊपर लेके जाना था आप उसको ऊपर लेकर गए होगे। इसको देखो, इसका मतलब क्या है? x की पावर हाफ, x की पावर तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा?
तो यहाँ पे आके एक्स की पावर माइनस हाफ हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1। समझ आएगी बात? तो एक्स की पावर हाफ बटा हाफ प्लस सी। क्या कौन कह रहा है लॉग का फॉर्मूला? लॉग का फॉर्मूला यब लगेगा यब 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 जब एक्स की पावर 1 हो। एक्स की पावर, यहाँ पे चेन रूल नहीं है, यहाँ पे चेन रूल नहीं है। हाँ बस किस किस को बेटा क्लियर हो रहा है? डिफरेंशिएशन तो आसानी चल रहा होगा। हो गया? देखिए जरा वो करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, फट से करके दिखाओ। नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और आप इसको ध्यान से देखें, जब भी मैं फॉर्मूला लगाता हूँ तो मैं इंटीग्रेशन का साइन हटा देता हूँ। जब भी फॉर्मूला लगाता हूँ इंटीग्रेशन का साइन हटा देता हूँ। आप याद रखना, जब भी आप फॉर्मूला लगाओगे इंटीग्रेशन का साइन मत लगाना बेटा। बच्चों से इंटीग्रेशन के साइन नहीं लग रहे हैं। करो 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 करो, शाबाश। चलो ऊपर देखो, एफ मत लिखो, इंटीग्रेशन का साइन। इधर देखो, पहले एक्स नीचे, मेरा काम होगा एक्स को ऊपर लेके जाना। एक्स को कहाँ लेके जाना? क्या यहाँ तक दिक्कत है आपको? एक्स की पावर नंबर, एक्स की पावर इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स की पावर नंबर प्लस 1 अपॉन नंबर प्लस 1, मतलब एक्स की पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1। इसका ए क्या है? इसका ए 1 है। इसके साथ कोई नंबर नहीं है ना, तो नंबर इसके साथ आगे क्या है, 1 है, ठीक है। और इसका बी क्या है, 0। इसका बी क्या है, 0। तो ये आंसर आ गया बेटा। समझ आई की बात की नहीं आई? वो वाला क्वेश्चन देखो, करो। अच्छा पहले ये वाला क्वेश्चन करो, पहले ये वाला करो, फिर वाला करो। बस एक दो दिन की इंटीग्रेशन और है, उसके बाद से पूरे 2 सालों की मैथ्स खत्म। समझ आएगी बात? तो तुम्हारे को अच्छा फील होगा। अब क्या कर रही हो? आपके डाउट्स थे ना, डाउट्स के लिए आई हो ना? कोई चक्कर नहीं, बस डाउट्स है ना। कुछ बच्चे आ रहे थे, कुछ बच्चे नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने कहा कि जिन बच्चों को डाउट्स हो बस वही आ जाए। तो मुझे लगा आपके डाउट्स हैं, होंगे। दोनों गए, देवराज देवस्य। चले भाई, एक्स की पावर 5/4 + 1 अपॉन 5/4 + 1 कितना बन गया ये, 9/4। ध्यान से देखना, x की पावर 9/4 अपॉन 9/4। इसको क्या मैं लिखूंगा, अच्छा x की पावर 9/4 अपॉन 9, यहाँ पे 4 + c। क्लियर? मेरे को ये बताओ, बीच वाला कर लिया कि नहीं किया? मैं तब तक नहीं आगे करवाऊंगा जब तक आप लोगों ने किया नहीं बीच वाला। कल मैं ये बात 4th क्लास के बच्चों को समझा रहा था, 8th क्लास के बच्चों की, यहाँ क्या करते हैं। भाई 1 अपॉन ये एक्स स्क्वायर है और ये क्यूब रूट है। क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3 है। पावर ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/3 dx, मतलब एक्स की पावर कितनी हो गई, 2/3। कितनी हो गई? और ऊपर जाके कितनी होगी,
और तुम ये भी नहीं कर रही हो, बताओ इतना तो आसान है ये। कितना बन गए 1/3x, x की पावर कितना बन गया ये x की पावर 1/3, और नीचे भी कितना बन गया 1/3 प्लस c। सीधा सीधा मैं कह रहा हूँ, तुम ये मत सोचना कि मैथ्स छोड़ के तुम लोग फिजिक्स पर कर लोगे और तुम्हारे को फिजिक्स आ जाएगी। मुझे पता है मैथ्स की इंपॉर्टेंस का, तभी तुम्हारे को मैथ्स करा रहा हूँ। अगर साइन एक्स होता तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती, कॉस एक्स। कॉस एक्स या माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स की इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स, साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। पर वो साइन एक्स नहीं है, साइन ए एक्स है। क्या है 2x है ना, 2 को हम क्या बोलेंगे ए एक्स प्लस 0 है ना। तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा माइनस कॉस ए एक्स बटा ए प्लस सी। किसको समझ में आया, आया कोई दिक्कत। आप इसे ऐसे भी समझ सकती हो ए एक्स प्लस 0, ए एक्स प्लस, तो आप यहाँ पे लिख दो कॉस ए एक्स प्लस 0 अपॉन ए, सेम है। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है अंजलि, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ए है भी कि नहीं है। कॉस के अंदर क्या लिखा हुआ है x/2 को और क्या बोल सकते हैं, हाफ, क्या हाफ x क्या बोल सकते हैं, या 1/2x, या तो 1/2 a की वैल्यू, 1/2 किसकी वैल्यू है, समझ आएगी बात। तो ये भी हमारा बनेगा कॉस का साइन बनेगा, साइन 1/a था, 1/2 क्या था a की वैल्यू। अंश मुश्किल तो नहीं है ना, अबे मुश्किल हो तो भी मैं क्या करूं। अगर आपका कोई कुछ भी दिख रहा है, जैसे कि साइन एक्स आ गया, तो साइन एक्स को आप ऐसे देखो भाई, साइन 1x प्लस 0, साइन आपके पास आ गया 3x, तो आप इसे देखो साइन 3x प्लस 0। आपको ये x के साथ वाला a होता है और जो प्लस माइनस हो वो क्या होता है b होता है, समझेगी बात। और अगर आपके पास साइन 3x प्लस 5 है, तब तो आपको पता है a क्या है, आपको पता है b क्या है, समझेगी बात। कभी कभी ऐसा भी बना तुम्हारे को बनाने के लिए लिख देते हैं साइन 3 + 5x, 3 + 5x, समझ आएगी बात। यहाँ पर भी a जो है वो +5 ही है, x के साथ वाला ये होता है, x के साथ वाला ये होता है। बात समझ में आ रही है, ठीक। फाइव एक्स स्क्वायर, सबसे पहले तो तुम्हारे को एक और चीज दिखाता हूँ, ये देखो। अगर इंटीग्रेशन सिर्फ एक नंबर की हो रही है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है, ये पर ये यहाँ पे बाहर आएगा, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कटेंगे, यहाँ पे आंसर तुम्हारा 5x + c आएगा। क्या ये समझ में आया, आया क्या हुआ, वो तो क्वेश्चन करवाया भी नहीं ना, समझ में आया। अगर अकेला होगा तो बाहर आएगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कटेंगे। अगर सीधा सीधा ऐसे भी लिखा जाए तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कटेंगे, आपका x + c आंसर आएगा। पहले वो दोनों करो, उसके बाद इधर देखो, इधर क्या है आपका, ये x के साथ है तो ये 5 इधर आया, यहाँ पे x² dx आया, आपने लिखा 5, यहाँ पे लिखा x3/3 + c। क्या तुम्हारे को ठीक लग रहा है, डन, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। चलो करो आगे, वो दोनों करो, धीरे धीरे क्लियर होगा आपको। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको ऐसे देखेंगे। अभी किसी बच्चे ने बोला कि ये 5a नहीं है सर, तो मैं बोलूँगा ये बेटा ये 5, समझ आई बात कि नहीं आई, समझ आई बात कि नहीं आई, 1x + 0 है, क्या है। इस 5x² को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, आप a ढूंढ रहे थे ना, ये पावर के अंदर होगा ना a, तो यहाँ पे आपका ये a, ये ना बेटा, पावर क्या होनी चाहिए हमारे पास, ऑलरेडी फॉर्मूले हैं बहुत सारे जो मैंने आपको लिखवाए हुए हैं।
ये 2 क्वेश्चन अपने आप करें और उसके बाद मैं चेक करूंगा। चलिए आगे देखें। करें। अब देखो यहाँ पे भी सेम हिसाब किताब है। अगर अलग अलग टर्म आएंगे तो हम उसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, अलग अलग करेंगे। ये dx सबके साथ साथ लगेगा। और एक बात याद रख लेना, प्यार से कह रहा हूँ, ठीक, कि भाई x रूट x का क्या मतलब होता है। x रूट x का मतलब होता है, इस इधर x की पावर क्या है, इधर x की पावर क्या है, 1 प्लस हाफ 3/2, 1 प्लस प्लस हाफ, क्योंकि मल्टीप्लाई पावर प्लस हो जाती है ना, तो x की पावर। हमें इसको याद रखना है। वहाँ पे आई नो वो यूज हो रहा है, ठीक है, x रूट x आ रहा है, लेकिन आपको ये भूलना। चलो फिर स्टार्ट किया आपने, स्टार्ट था मतलब आपने प्रैंक किया है ठीक है। तो ये हमेशा आपको याद रखना है, x रूट x, x की पावर कितना होता है 3/2। अगर मैं x स्क्वायर रूट x लिखूं तो इसका मतलब क्या है रूपनीत, 2 और आधा, ढाई, 2 और आधा ढाई, ठीक है। इसको क्या लिख देंगे, x की पावर 5/2, यही होता है ना 2.5। ये याद रखना, ठीक है, उठा लो। अब ये जो क्वेश्चन है इसको जो मैं सॉल्व करूंगा तो भाई ऐसे कर लूंगा, 3x की पावर 3/2 dx प्लस 4x रूट x dx प्लस ये क्या है, हाँ 5 dx इंटीग्रेशन। क्यों, उसमें एक ही x है ना क्या बेटा तू समझ रही है, आज तक तबीयत ठीक है भाई, जान निकल जाएगी मेरी। तुझे पता है तू कौन से कंपटीशन की तैयारी कर रही है, ऐसे मत कर, समझा की बात। बहुत सारी मेहनत कर, धीरे धीरे ये गलतियां ठीक हो जाएंगी जो तू कर रही है तो ये 3/2 हो जाएगा। अच्छा ये बात सुनो, 3/2 में अगर मैं 1 जोड़ूंगा तो 3/2 1.5 होता है, कितना होता है 1.5 में अगर मैं 1 जोड़ दूंगा तो 2.5 बन जाएगा, 1.5 में 1 जोड़ दूंगा तो कितना बन जाएगा 2.5 बन जाएगा। तो 2.5 कितना होता है 5/2, x की पावर 5/2 अपॉन 5/2, समझ आएगी बात। ये गलती से आ गया है ना, चलो सॉल्व करो इसे। कर ले भाई, किस किस को समझ में आया, आंसर मिला लो, ठीक है ओके। अब ये क्वेश्चन देखो, e की पावर x की इंटीग्रेशन e की पावर क्या होती है x ही होती है, और e की पावर x की डिफरेंशिएशन भी e की पावर x होती है, बट यहाँ पे e की पावर x नहीं है, ax प्लस b है, तो डिवाइड करेंगे हम किससे, x a से, किससे a से। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इसका आंसर आएगा e की पावर 2x - 3/2 प्लस c। क्लियर है क्या, हाँ हाँ क्लियर है। अब आगे चलो, ये रहा क्वेश्चन, करके दिखाओ कितनी टर्म है, 1 2 3 4 5, पांचों की अलग अलग डिफरेंशिएशन, और आराम से करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कुछ डिफिकल्ट नहीं जा रहा है। गुड आफ्टरनून। तो
याद ना दिला, वो बातें पुरानी हो गई हैं। करें आगे? अच्छा चलो 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 फट से लिखो, क्वेश्चन लिखो अंजलि। हाँ जी बच्चे, रूपनी तेज कर, है ना, इन दोनों को पीछे करना है, जल्दी कर, शाबाश। हैप्पी बर्थडे हर्षिता। थैंक यू राशि। क्या वो ऑन है? पक्का? ठीक है। देखो यार 2x माइनस 3, इस पूरे को x बोला करो। देखो ऊपर देख लो, ऊपर देख लो प्लीज, देख लो ना, अरे देख लो देख लो देख लो देख लो। इस पूरे को x बोला करो, x की पावर 5, x की पावर 5, x की पावर 5 का आंसर क्या आएगा? x की पावर 5 प्लस 1 6 बटा 6। समझ आएगी बात? अब बोल तो आप x रही हो, बट आपको पता है कि ये 2x माइनस 3 है, मतलब ax प्लस b है, तो जो भी है यहाँ पे a के साथ a जो है वो नीचे भी आएगा, है ना। अब दोबारा से इसको देखता हूँ, ये x की पावर 3 नीचे, x की पावर 3, तो मैं ऊपर जाके इसे क्या कर दूँ, माइनस 3 dx। अब तुम्हें पता है इसका आंसर क्या आएगा? माइनस 3 प्लस 1 कितना होता है? माइनस 2, x की पावर माइनस 2 बटा माइनस 2, और जो भी x के साथ होगा वो मल्टीप्लाई भी होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फिर ये वाला भी ऊपर जाएगा, क्योंकि x का अंडर रूट है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पावर माइनस हाफ। अच्छा यहाँ पे और इसका क्या बन जाएगा? 5x माइनस 4 की पावर हाफ अपॉन हाफ इंटू 5। आप एक ही फॉर्मूला लगाना सीख रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये 1 अपॉन एक्स है, 1 अपॉन क्या है? एक्स, जिसका आंसर होता है लॉग एक्स। पर ये तो ए एक्स प्लस बी है, तो यहाँ पे माइनस 3 आके डिवाइड भी होगा। 3x प्लस 2 की पावर 3 बटा 2, और यहाँ पे भी 3/2। इसको थोड़ा सा अगर मैं सॉल्व कर दूँ तो क्या क्या बन जाएगा? 2x माइनस 3 बटा 12, यहाँ पे पावर 6, यहाँ माइनस 4 आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा? माइनस 14 आ जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये 14 आया। 7x माइनस 5 की पावर कितनी होगी? माइनस 2। ये प्लस हो जाएगा 2 बटा 5, 5x माइनस 4, बोलो हाफ, हाफ, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस लॉग 2 माइनस 3x अपॉन 3 प्लस 2 बटा 3, सॉरी, तो 2 बटा 3x प्लस 2 की पावर प्लस c। ध्यान से देखो बेटा, अगर तुम लोग प्यार से देख रहे हो तो तुम्हें पता लग रहा है 2 लाइनों में आंसर सॉल्व हो रहा है। कितनी लाइनों में? 2 लाइनों में, ठीक। तो ध्यान रखो।